हेलो बच्चों, कक्षा 7th। आज हमारा टॉपिक जो पिछली कक्षा से चल रहा है, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें हमने भाषा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, तो उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। पढ़ा था ना हमने कि जिस माध्यम से हम अपने बातों का या शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप थे? 2 रूप थे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है, लिखित भाषा में हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और मौखिक भाषा में बोलकर व्यक्त करते हैं। तो आगे अपना टॉपिक क्या है? लिपि। कि लिपि किसे कहते हैं? तो बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे ही लिपि कहते हैं। यानी हम जो भी बोलते हैं, लिखते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। जो बोलते हैं और बोलते वक्त जो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है उसे क्या बोलेंगे? लिपि कहेंगे। यानी कि मौखिक भाषा की इन ध्वनियों को, मौखिक यानी बोलते हैं जो, वो मौखिक रूप होता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह, क्या शब्द आया? चिन्ह। और ध्वनियाँ क्या होती हैं? पहले ये देखो कि हम जो बोल रहे हैं वो ध्वनि है। अगर उस ध्वनि को, जैसे मैंने बोला क बोल दिया, सिर्फ बोला क तो ये ध्वनि होगी। अगर लिख दिया तो ये वर्ण हो जाएगा। ध्वनि को लिखने पर जो हमें प्राप्त होगा वो वर्ण कहलाएगा, और सिर्फ बोलने वाली बात ही ध्वनि होगी। जो वर्ण या शब्द जो भी हम बोलते हैं वो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, फिर है मौखिक भाषा की इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। चिन्ह निर्धारित किए गए, इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। चिन्ह यानी हमने लिखना है क। चिन्ह किसे कहते हैं? ये देखो कि हमने लिखना है क, तो ये जो लाइन खींची हमने, ये लाइन खींची, ये चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया क, तो ये क्या कहलाएगा? चिन्ह कहलाएगा। और उन्हीं चिन्हों को क्या बोलेंगे? लिपि बोलेंगे। ठीक है, तो लिपि की परिभाषा क्या होगी? कि बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वही लिपि कहलाती है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ भाषाएं और लिपि लिखी है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और संस्कृत भाषा की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी। बोलते तो हिंदी या संस्कृत है, लेकिन उसको जब लिखते हैं तो वो भाषा को कौन सा रूप हो जाता है? देवनागरी लिपि में उसको लिखते हैं। फिर है अंग्रेजी और फ्रेंच, इसकी लिपि क्या है? रोमन। जैसे हमने इंग्लिश में लिखा 1, तो रोमन भाषा में कैसे लिखेंगे? ऐसे। 2, तो रोमन भाषा में कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो अंग्रेजी और फ्रेंच की लिपि कौन सी होगी? रोमन लिपि होगी। फिर हमारी भाषा है पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। तो आप लोगों से पूछा जाए कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? देवनागरी। अगर पूछा जाए इंग्लिश या फ्रेंच की लिपि कौन सी है, तो रोमन। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी लिपि में। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि लिपि किसे कहते हैं? कि हमारे मुख से बोलते समय जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे ही लिपि कहते हैं। और आगे अपना टॉपिक है व्याकरण। कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा का प्रयोग हम सभी लोग करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है। ठीक है, तो व्याकरण किसे कहेंगे? बोलने के शुद्ध रूप को पढ़ने, समझने या लिखने के लिए बताने वाला शास्त्र ही क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। कि भाषा को शुद्ध रूप में हमने कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये हमें किससे पता चलता है? व्याकरण से पता चलता है। ठीक है, तो व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है।
यानी कि हम भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, इसका पता हमें किससे चलता है? व्याकरण से चलता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, या समझने का ज्ञान होता है। यानी भाषा को शुद्ध, बार बार वर्ड आ रहा है शुद्ध रूप, तो व्याकरण से ही हमें पता चलता है कि हमने जो लिखा है या पढ़ा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया, यहाँ लिखा किताब, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा सीता। क्या ये दोनों शब्द शुद्ध हैं? नहीं है ना, ये दोनों शब्द ही क्या है? अशुद्ध हैं। तो इस चीज़ का पता हमें किससे चलता है? इसका पता हमें व्याकरण से चलता है। कैसे? इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि किताब को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। और सीता कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो इस चीज़ का पता हमें व्याकरण से पता चलता है। यदि हमें व्याकरण शास्त्र का ज्ञान है, हमें पता है व्याकरण के बारे में, तो हम शब्दों को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं और अशुद्ध रूप को हम बता सकते हैं कि यह शब्द अशुद्ध है, यह शब्द शुद्ध है। तो आगे एक वाक्य है, देखो, जैसे राम आम खाते हैं। तो क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं है ना। राम आम खाते हैं। कैसे? क्योंकि राम एक वचन है और खाते शब्द बहुवचन के साथ लगता है, यानी ज़्यादा हो। अगर राम 2, 3, 4 हो, वो आम खाते हैं, तब तो ये शुद्ध होगा। लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि राम आम खाते हैं, तो ये गलत है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? राम आम खाता है। तो हमें शुद्ध और अशुद्ध का पता किससे चलता है? व्याकरण शास्त्र से पता चलता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों? व्याकरण की भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना हमें व्याकरण से पता चलता है। अब व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। अब ये 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो व्याकरण के 4 अंग में सबसे पहला है वर्ण विचार, नंबर 2 है शब्द विचार, नंबर 1 है वर्ण विचार, नंबर 2 है शब्द विचार और नंबर 3 है पद विचार और नंबर 4 है वाक्य विचार। तो व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आगे डीपली हमारे ये चैप्टर आएंगे तो वहाँ इनको अपने सही तरीके से पढ़ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा देखो कि वर्ण विचार किसे कहते हैं? जो हम मुख से बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा? वर्ण होगा। और वर्ण यानी जैसे क या ए, च, ये वर्ण हो गए। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे क वर्ण है, मैं वर्ण है, इन दोनों के योग से कौन सा शब्द बनेगा? कम। वर्णों के विचार से शब्द बनता है। शब्द और पद विचार एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वाक्य लिखना है कि हमने राम घर जाता है,
तो पद विचार में आएगा कि राम क्या है, करता है। तो ये सब कुछ हम पद विचार में पढ़ते हैं। आगे है वाक्य विचार। शब्दों के योग से वाक्य बनता है। जैसे राम एक शब्द है ना, फिर घर शब्द है, फिर जाता शब्द है और है, ये सभी शब्द हैं। इन शब्दों के योग से क्या बना है, वाक्य बना है। ठीक है, वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं, और ये चारों क्या है, व्याकरण के अंग हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भाषा, लिपि और व्याकरण कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।